प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, आज की कहानी है असली हीरा। एक नगर में सेठ फकीरचंद रहते थे। नाम तो फकीरचंद पर सेठ थे, क्योंकि जन्मजात उन्होंने बाल्यावस्था से लेकर पौगंड पौधावस्था को पार कर यौवन अवस्था की दहलीज पर जब तक कदम नहीं रखा था, तब तक अथक परिश्रम किया। फकीरों की तरह भटकता फिरता था। साइकिलों के ऊपर अपना व्यापार करते थे। एक नहीं कई व्यापार करके देख लिए, पर फकीर तो फकीर ही था। जैसा नाम वैसा ही गुण उसके अंदर था। लक्ष्मी बहुत दूर थी उनसे। पर सेठ फकीरचंद हिम्मत नहीं हारने वालों में से था। उसने जी जान से मेहनत की और एक दिन ऐसा आया कि वो नगर सेठ बन गया। उनका लड़का किरोड़ीमल विवाह के पश्चात कई मन्नतें मांगने के बाद एक ही लड़का हुआ, और वो भी अत्यंत योग्य, संस्कारी, अपने पिता के पद चिन्हों का अनुसरण करने वाला। उसके जीवन में निराशा नाम की कोई चीज नहीं थी। वो बारंबार कहता कि पिताजी, अब मैं बड़ा हो गया हूं, अब मेरे कंधे के ऊपर आप अपनी जिम्मेदारियां डालिए। आप कब तक मेहनत करोगे? और मेरे रग रग के अंदर आपके ही तो संस्कार है। मैं विदेशों में भ्रमण करना चाहता हूं और भ्रमण के साथ साथ व्यापार भी करना चाहता हूं। आप मेरे पे विश्वास रखिए और मुझे विदेश जाने की आज्ञा प्रदान कीजिए। सेठ फकीरचंद जानता था कि मेरा बेटा बाप से बेटा सवाई, मेरे से भी ज्यादा योग्य है, पर इकलौते बेटे को विदेश कैसे क्या भेज दे। पर अपने हृदय को मजबूत करते हुए उसने बेटे से कहा कि बेटा, तुम्हारी इच्छा तुम पूरी करो। हीरो का व्यापारी था और कतिपय हीरो का भंडार लेके जहाज यात्रा से अपने साथ में बहुत सारे नौकर चाकर लेकर किरोड़ीमल निकल पड़ा। किरोड़ीमल सोचने लगा कि मेरे ऊपर पिताजी ने इतना बड़ा ट्रस्ट कर लिया है, विश्वास कर लिया है, तो जो कुछ पूंजी मैं लेके आया हूं व्यापार के लिए, उस पूंजी को 100 गुना नहीं कर दूं तो फिर व्यापारी का पुत्र ही क्या कहलाऊं। बस उसी प्लानिंग में उसने अलग अलग प्रोजेक्ट बनाने शुरू कर दिए अपने मन मस्तिष्क के अंदर कि मैं कैसे कर सकता हूं। व्यापारी का पुत्र तो था ही, और हीरे जवाहरात की अच्छी खासी परख भी थी। कुछ कारागिर उसके जहाज में भी थे। उसने एक योजना बनाई। अपने उस हीरे को तराशने वाले व्यक्ति को अपने से निकट बुलाया, कारीगर को, और उसके कान में गुरु मंत्र सुना दिया। कारीगर खुश हो गया। एक कांच के टुकड़े को उस कारीगर ने किरोड़ीमल के कहने से असली हीरे का रूप दे दिया। दूर से असली हीरा और नकली कांच का हीरा रख दिया जाए तो आकर्षित कांच का हीरा करेगा। इस तरह से उसने उसको घड़ के तैयार कर दिया। किरोड़ीमल बड़ा खुश हुआ। उसे भी मखमल के रुमाल के अंदर लपेटकर पैक कर दिया, और जब पहला पड़ाव आया तो राजा ने काफी हीरे उनसे खरीदे। जाते जाते किरोड़ीमल ने कहा कि महाराज, सुना है कि आपके राजसभा के अंदर बड़े बड़े विचक्षण और बुद्धिमान, कला निधान, कई तरह के योग्य पुरुष हैं।
शर्त मैं आपके सामने रखता हूं, जब आपने मेरे इतने सारे हीरे खरीद लिए तो मेरे पास एक अनमोल हीरा है। उस हीरे की यदि कोई परख कर ले तो वो हीरा मैं आपको दे दूंगा। परख? कैसी परख? राजा ने त्वरित उससे पूछा कि महाराज, आपने जितने हीरे खरीदिए हैं ना, उनसे कई गुना कीमत उस हीरे की है, पर उसी के जैसा एक और हीरा है और वो नकली है। वो दोनों हीरे वजन में भी समतोल है, दिखने में भी एक जैसे है, एक ही कैरेट के हैं। आप यदि उन दोनों हीरों की परख कर असली कौन सा है और नकली कौन सा है सही सही बता दिया तो वो असली हीरा मैं आपको दे दूंगा, वरना आपके इसमें से कोई नहीं बता पाया तो इस हीरे की जो कीमत है वो आपको मुझे देनी पड़ेगी और हीरा भी नहीं मिलेगा। राजा ने कहा, यह तो मेरी प्रतिष्ठा का प्रश्न आ गया है। और राजा को विश्वास था मेरे यहां पर एक से एक धुरंधर हीरे जवाहरात के पारखी हैं। बुलाया गया, पर देखने में एक जैसे कांच के उस हीरे की तरफ ही लोगों की दृष्टि आकर्षित होती थी, क्योंकि इसके कारीगर ने इस तरह से उसको गढ़ा था और बनाया था कि देखने वाले आश्चर्यचकित होकर विस्फारित नेत्रों से देखते ही रह जाते थे। कोई नहीं बोल सकता था कि नकली है। आखिर इतनी बड़ी धनराशि देने की बात थी तो सभी कतराते थे कि गलती से भी हमने गलत बता दिया कि ये असली है और वो नकली निकला, और ये नकली है और वो असली निकला तो लेने के देने पड़ जाएंगे। व्यापारी तो लेके चला जाएगा पर राजा हमें छोड़ेगा नहीं। बस इसी डर से, यही योजना थी इसके दिमाग में। कोई आगे बढ़कर बोल नहीं पाता था। आखिर राजा को अपनी हार स्वीकार करनी पड़ती थी और राजा उसके बदले में उतनी ही कीमत की धनराशि किरोड़ीमल को सौंप देते थे। ऐसा एक राजा नहीं, अनेकों राजाओं के वहां पर व्यापार करके इस किरोड़ीमल ने अटूट संपत्ति अर्जित कर ली। 100 गुना नहीं, 1000 गुना। सोचा था तो 100 गुना मैं अर्जित करके जाऊं तो ही मेरी बुद्धिमत्ता है और मेरी परीक्षा है। वापस अपने नगर की ओर लौटते लौटते एक छोटा सा राज्य था, वहां पर पहुंच गया। जहाजों ने लंगर डाल दिए थे। इसने सोचा चलो जाते जाते एक बार इनसे भी पूछ लिया जाए, पर आज तक कोई भी राजा असली हीरे की परख नहीं कर पाया था। किरोड़ीमल बड़ा खुश था अपनी बुद्धिमत्ता पर। वहां पर आया, उसने वहां पर भी अपने हीरे बेचे और बदले में जाते जाते अपनी वही शर्त दोहरा दी। राजा ने कहा चलो ठीक है, देखते हैं, लेके आओ। दूसरे दिन राजसभा खचाखच भरी हुई थी। यहां पर भी जो जौहरी थे, जो हीरे पारखी थे, उन्होंने बहुत कोशिश की पर सब हताश हो गए, निराश हो गए। उन सब में एक अंधा व्यक्ति था जो कि राजा का अत्यंत हितैषी भी था और राजा उसकी बुद्धिमत्ता पर अपने आप को गौरवान्वित समझते थे कि उसकी सभा में अंधा होते हुए भी इस प्रकार का व्यक्तित्व रखने वाला व्यक्तिमत्व विराजमान है। जब सब हार गए तो उस अंधे व्यक्ति ने हाथ खड़ा करके कहा कि महाराज आप आज्ञा दो तो मैं उस असली और नकली की परख करके बता सकता हूं कि असली कौन सा और नकली कौन सा। सभी आश्चर्यचकित हो गए। हम आंखें होते हुए भी ये नहीं बता पा रहे हैं कि असली कौन सा है और नकली कौन सा है, और ये अंधा आंखें नहीं है फिर भी दावा कर रहा है कि मैं बता सकता हूं। सब
कि मन मस्तिष्क के अंदर एक ही प्रश्न था कि ये कैसे संभव है, किस तरह से बता पाएगा। अब तो महाराज इसकी बात तो सुनेंगे ही नहीं और इसे सजा भी देंगे। जब हमारे जैसे व्यक्ति नहीं बताने में आनाकानी कर रहे हैं कि नहीं कुछ भी हो सकता है, असमर्थता महसूस कर रहे हैं, और ये निडरता से बोल रहा है कि मैं बता सकता हूं। आखिर राजा ने उन प्रज्ञ चक्षु को अपने पास बुलाया और श्रेष्ठी पुत्र करोड़ीमल को भी अपने पास बुलाया कि आप वो दोनों हीरे इन्हें बताइए। इसने कहा ये कैसे देखेंगे, इनकी तो आंख ही नहीं है। किरोड़ीमल को उस अंध व्यक्ति ने कहा, सूरदास जी ने कहा कि भाई तुम मेरे दोनों हाथों में दोनों हीरे रख दीजिए, एक में असली रखो, एक में नकली रखो। गर्मी के दिन थे और दोनों हीरों को हाथ की मुट्ठी में बंद कर एक सेकंड वह प्राज्ञ चक्षु सोचने में निमग्न हो गया और उसने फटाक से एक मुट्ठी खोली और कहा कि यह हीरा नकली है। श्रेष्ठी पुत्र जैसे ही उस हीरे को देखता है तो उसे आश्चर्य होता है, सचमुच में वो हीरा कांच का ही था, नकली था, और जो मुट्ठी बंद थी वो असली था। और महाराज की तरफ मुट्ठी खोलते हुए उस अंधे व्यक्ति ने निवेदन किया कि हुजूर ये हीरा आप रख लीजिए, ये असली है। श्रेष्ठी पुत्र घुटनों के बल गिरते हुए उसने उस वृद्ध प्राज्ञ चक्षु के चरणों को पकड़ लिया और हाथ जोड़कर कहने लगा कि वो जो है वो सही है, पर आप मुझे बताने का कष्ट करें, कृपा करें, क्योंकि आज तक इस हीरे की वजह से मैंने 1000 गुना संपत्ति कमाई है। मैं ये हीरा तो अपने वचनानुसार दे के ही जाऊंगा, पर मुझे आप बताइए आपने इसकी परख कैसे की। सभी सभासद भी जानने के लिए आतुरित थे कि ये कैसे संभव हुआ, और विदिन क्षण में, क्षण मात्र के अंदर उसने अपने हाथ में लिया और बता दिया। उस वृद्ध ने कहा कि देखो मुझे तो पहले ही डाउट था कि यदि ये नकली हीरा बनाया गया तो कांच का ही होगा, और कांच गर्मी में बहुत जल्द गर्म हो जाता है और हीरा हमेशा ठंडा रहता है, शीतल रहता है। बस जैसे ही मैंने हाथ में लिया और मुझे गर्माश लगी, मैं समझ गया ये तो कांच का टुकड़ा है जिसे तराशा गया है, और ये ठंडा ही था, वैसा ही जैसे असली हीरे की पहचान होती है। बस मैंने और कुछ इसमें जादू नहीं किया है, जो कुछ मुझे अनुभव था वही मैंने बता दिया। सभी गदगद हो गए। राजा अपने सिंहासन से खड़े होते हैं और उस वृद्ध प्राज्ञ चक्षु को अपनी भुजाओं के अंदर आबद्ध करते उसे शाबाशी देते और कहते कि ऐसे ऐसे रत्न, अनमोल रत्न मेरे दरबार के अंदर है, तो कांच के टुकड़े को क्यों नहीं पहचानेंगे। और सचमुच में दोस्तों असली हीरे की पहचान उन्होंने बता दी। श्रेष्ठी पुत्र किरोड़ीमल ने भी वो असली हीरा सुपुर्द किया और अपने नगरी के अंदर आ गया। पिताजी को सारी संपत्ति बताई और वही कहानी दोहराई कि पिताजी मैंने इस तरह से व्यापार के साथ साथ वहां के लोगों के अंदर हमेशा अपने नगर की छाप और आपका नाम उनके दिलो दिमाग में रहेगा कि सेठ फकीर चंद का लड़का आया था फलाने नगरी से, और उसने इस तरह से हीरा और नकली हीरा दोनों सामने रखकर सबको आश्चर्यचकित कर दिया और वे लोग फेल हो गए, और मैं उतनी ही संपत्ति लेकर वहां से आगे की ओर निकल पड़ा। पिताजी गदगद दृष्टि से अपने पुत्र किरोड़ीमल को देखते ही रह गए। शाबाशी भरे स्वर में बोलने लगे कि पुत्र पुत्र हो तो तेरा जैसा, तेरे जैसा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। छोटी छोटी कहानियां जो कि बुद्धिमत्ता से परिपूर्ण है, मोटिवेशनल है, आध्यात्मिकता से
ओतप्रोत है, ऐसी कहानियों को आप सुनना चाहते हो तो मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। प्रणाम।